अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आज की अहम अपडेट्स आपके साथ शामिल करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामज़द किए हैं जो इमरान खान साहब ने, उनके रस्ते में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रुकावटें डलना शुरू हो चुकी हैं। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर करने से इनकार कर दिया गवर्नर ने। इसकी सूरत हाल क्या है आपके सामने रखूँगा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक घटिया फ़ैसला, जनाब उस फैसले की वजह से किस तरह से नए वज़ीर आला को रोकने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर का एक बहुत बड़ा ऐलान, तमाम MPAs को जहां भी मौजूद हैं मुल्क के अंदर पहुंचने का उन्होंने हुक्म जारी किया और किसी भी किस्म के किसी राब्ते से फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ की क़यादत को इत्तला देने का हुक्म दिया गया। हालात इस वक्त बड़े ख़तरनाक हो रहे हैं, तोड़ जोड़ हो रहा है, बड़ी बैठकें इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ रात गए तहरीक लब्बैक के ऊपर क्रैकडाउन, खून बहाया गया, मस्जिद को लाल कर दिया गया, कारकुनान शहीद होने की इत्तलाहात ज़ख्मी वीडियोस के ज़रिए पूरे पाकिस्तान ने देखे। इस वक्त जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, साद रिजवी साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तकरीबन अब से 1 घंटे बाद। उसकी अपडेट्स भी आपके साथ शामिल करेंगे। एहतजाज लेकर के इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ जाएगा और इस वक्त हुकूमत फ़लस्तीन के हक़ और इसराइल के ख़िलाफ़ उठती हुई हर आवाज़ को दबाना चाहती है। सेनेटर मुश्ताक साहब इसराइल की क़याद से निकल करके इस्लामाबाद आ पहुँचे हैं। बहुत बड़ा उनका इस्तकबाल इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर किया गया, नारे लगाए गए। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ के इश्तिहारात पर अरबों रुपए झोंक दिए गए, बड़ा डेटा लीक हो गया, उसकी तफसीलात आपके साथ शामिल करूँगा। IMF ने चोरी पकड़ ली हुकूमत की, हेरा फेरी $11 बिलियन का मामला, $11 बिलियन कैसे गायब हुआ, किसने किया, कहाँ गया, इसकी तफसीलात आपके साथ शामिल करूँगा। सबसे पहले इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से आपके साथ मुख्तसर खबर शामिल कर दूं। सीज़ फायर के ऊपर दस्तखत करने का ऐलान हमास की तरफ से कर दिया गया है। उसकी चंद एक बुनियादी जो शराइत हैं उस माहदे के अंदर क्या होनी है। इसराइल और हमास ने एक इब्तदाई फ़ेज़ 1 अमन माहदे पर दस्तखत करने का ऐलान किया है। इस मरहले के तहत कुछ बुनियादी नुकात शामिल हैं। इसराइल के फ़ौजी दस्ते मुतफ़िक़ा हुदूद जो हमास और इसराइल के बीच में मुतफ़िक़ा एग्रीमेंट हुआ है उस तक वापस पीछे जाएगी। इसराइली फ़ौजियों की वापसी और दीगर जंगी सरगर्मियों के मुअत्तली इस माहदे का हिस्सा हैं। इसराइल के मुताबिक जंग बंदी उस वक्त मौसर होगी जब इसराइल सिक्योरिटी काबीना की मंजूरी मिल जाएगी। ये कुछ इसके अंदर शर्तें हैं। जो पहला फ़ेज़ है मुआहदे का, हमास ने इसको कबूल करने का ऐलान किया है। अब इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया कतर, तुर्की वगैरह का, और ये कहा कि अब गज़ा के अंदर अमन कायम होने जा रहा है। आने वाले दिनों में इसकी तफसीलात सामने आएंगी, आपके साथ शामिल करूँगा। तहरीक इंसाफ के हवाले से जो सुहेल आफरीदी साहब का ऐलान इमरान खान साहब ने किया वज़ीर आला बनाने का, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। रात को उन्होंने अरसाल कर दिया था, लेकिन कुंडी साहब जो हैं गवर्नर हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा है कि मुझे इस्तीफ़ा मिला ही नहीं। उसके बाद शेख वकास अकरम ने पोस्ट करके उनको बताया कि ये आपकी रिसीविंग इसके नीचे लिखी हुई है, आपके दफ्तर ने इस्तीफ़े को रिसीव कर लिया है। और गवर्नर साहब इस वक्त रावलपिंडी में जोड़ तोड़ के लिए बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन इस्तीफ़ा उन्होंने अभी तक मंजूर नहीं किया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक ऐसा फ़ैसला सामने आया है जिसके बाद हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त क्या चाह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। ये शराज अहमद की मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें वो लिखते हैं, इलेक्शन कमीशन ने PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को आज़ाद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम अरकान अब आज़ाद करार पाए जाएंगे। पार्टी पोजीशंस में बड़ी तब्दीली, नई फहरिस्त जारी। कौमी असम्बली पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशंस असर नो तरतीब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरकान की वाबस्तगी PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ज़ाहिर नहीं होगी। अब जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये चाह रहा है कि हर ईवान के अंदर तहरीक इंसाफ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, जिनके उम्मीदवार, उनको आज़ाद कर दिया जाए। यानी कि कोई भी पार्टी इनको ले या किसी भी पार्टी का इनके ऊपर हम लेबल लगा दें। आपको याद होगा आदिल बाज़ई साहब नेशनल असम्बली के अंदर मौजूद थे और इलेक्शन कमीशन ने उनको नून लीग का ज़ाहिर किया हुआ था। उस बंदे ने जा कर के अदालत में केस लड़ा। यानी कि ये इतनी को गंदी मिट्टी हैं ये मियाँ साहब और इनकी ये जमात। वो बंदा मियाँ साहब के कागज़ों के अंदर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अंदर मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी का है, लेकिन वो बैठ रहा है जा कर के कहाँ पे, अपोजिशन के बेंचों में। वो तकरीर कर रहा है, वो सरेआम कह रहा है, वो मियाँ मैं तेरा आदमी नहीं हूँ, फिर भी मियाँ उसको पार्टी से नहीं निकाल रहा, क्योंकि ये सियासत करते हैं मियाँ बरदरान जो हैं। टॉपिक ड्रैग हो रहा है लेकिन आपको समझाना ज़रूरी है। उस बंदे ने जाके केस लड़ा अदालत में, जा कर के वहाँ से फैसला लिया कि भाई मैं नहीं हूँ इनका आदमी। इलेक्शन कमीशन ने उसको लिख दिया कहाँ पे,
नून लीग के अंदर। तो अब ऐसा ही यहाँ पे गेम चलाई जा रही है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान हैं उन सबको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त जो बाकी जमातों के किसी के 10 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 5 हैं, और आज़ाद नशिस्तें भी उनको दे दी गई हैं उन तमाम जमातों को। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गालिबन 92 की तादाद है, वाज़ेह अक्सरियत है, बड़ी मेजॉरिटी है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन 2 नंबरी करता है, कुछ अरकान को अपनी मर्ज़ी से कहीं पर डाल देता है, किसी के साथ शामिल कर देता है इस तरह की, और फिर हॉर्स ट्रेडिंग वहाँ पे की जाती है। लगता तो नहीं है बज़ाहिर इस तरह का कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये वाला ऑपरेशन कामयाब हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट का, लेकिन जिस तरह के ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, जैसे कि कुंडी साहब का ये कहना कि जनाब मुझे इस्तीफ़ा मिला ही नहीं, फिर तहरीक इंसाफ उसके सबूत दे रही है कि भाई हमने तो आपके दफ्तर से रिसीविंग भी ले ली है, और फिर इलेक्शन कमीशन किस तरह के फ़ैसले, और फिर ख़बरें चलाई जाना सुहेल अफरीदी के हवाले से। तो जनाब ये तो इस वक्त पूरी कोशिश के अंदर है कि किसी तरह से इमरान खान का ये जो फ़ैसला है इसको रिवर्स करवाया जाए, या नए वज़ीर आला की अपॉइंटमेंट जो है उनको वो ऑफिस के अंदर ना जा सकें। अब जनाब ख़तरे को सेंस करते हुए तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब की ट्वीट क्या है इस हवाले से, उन्होंने कहा तमाम MPAs मुल्क में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएं। अगर किसी के साथ कोई इदारा या सियासी पार्टी राब्ता करे तो क़यादत को बर वक्त इत्तला दे, बसूरत दीगर पार्टी सख्त एक्शन लेगी। अब जनाब अली, जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत अली बिन गंडापुर साहब की काबीना थी, इसके होते हुए तो, और जो ये सेटअप नेशनल असम्बली के अंदर बैठा हुआ है, आपने देखा है कि आईनी तरमीम के अंदर तहरीक इंसाफ के अहम लोगों ने वोट दिया, यानी कि इमरान खान का नाम लेकर के जिन्होंने वोट लिया था लोगों से, जीत कर के आए, फिर कुरान पे हल्फ उठाए थे उन्होंने कि इमरान खान से वफादारी करेंगे, उन्होंने भी आईनी तरमीम के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ जा कर के वोट दिया। सो पाकिस्तानी कौम अब इस तरह से अंधा एतमाद तो किसी के ऊपर करती नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जो पार्टी क़यादत है उसका भी इम्तिहान है कि आप अपने लोगों को, आप अपने मेंबरान को किस हद तक सेफ या महफूज कर सकते हैं। अगली अहम खबर आपके साथ शामिल करता हूँ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसकी जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। सेक्रेटरी जनरल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान असद कैसर का पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाने का ऐलान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का 12 अक्टूबर को सरबराही इजलास तलब कर लिया गया। सरबराही इजलास में मुल्क में जारी फस्तायत और आमरीत के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका लाहे अमल तय किया जाएगा। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है, इसके जो सारी जमातों का मिल कर के एक इकट्ठ बना है इस आमरीत के ख़िलाफ़, इसमें महमूद अचकज़ई साहब बड़ी अहम शख्सियत हैं जो कि नेशनल असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर बन चुके हैं। दूसरी तरफ अल्लामा नासिर साहब जो सेनेट के अंदर हैं, एक बहुत ही मजबूत आवाज़ और बहुत ही तगड़े आदमी जो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त खड़े हैं, उनको सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बना दिया गया है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की पूरी काबीना तब्दील करके एक नई काबीना वहाँ पर बनाई जा रही है। ज़ाहिर है नए वज़ीर आला आएंगे तो उनके मशीर, उनके वज़ीर, उनका स्टाफ सब कुछ तब्दील हो जाएगा, वहाँ पे पूरी नई काबीना होगी। और इस वक्त जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ जमातें मौजूद हैं, वो एहतजाज का ऐलान करेगी, और फिर तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है, जो काबीना है, वो असर-ए-नौ एक नई काबीना के साथ आएगी, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि वो एहतजाजी सियासत को किस तरफ लेकर के जाएंगे। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी, इस हवाले से आपके साथ शामिल की। मरियम नवाज़ के हवाले से पंजाब हुकूमत के दफ्तर से ही एक डाटा लीक हो चुका है। ये जब डाटे लीक होते हैं तो जहन में रखिएगा, ये अंदर मामलात ठीक नहीं चल रहे होते, कहीं ना कहीं मामलात ख़राब होते हैं, तभी इस तरह के डाटे जो हैं सेंसिटिव डाटा ये लीक हो जाते हैं। 11 अरब 60 करोड़ 40 लाख की मरियम नवाज़ की इश्तिहारी मुहिम। अब आप अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ इश्तिहारों के ऊपर, बिरयानी के डब्बों के ऊपर, गाड़ियों, बसों, कबूतरों, चबूतरों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, नालों में, हर जगह पे अपनी तस्वीरें चिपकाने के शौक़ में इस औरत ने मेरा, आपका, पाकिस्तानियों का 12 करोड़ पंजाब का पैसा, कितना 11 अरब 60 करोड़ 40 लाख रुपया झोंक दिया सिर्फ इस चक्कर में कि मेरी शक्ल नज़र आए पंजाब में, मेरे अब्बा का मुंह लोगों को नज़र आए। कैसी सन की किस्म की ये जहनीत है, कैसे बीमार लोग हैं ये कि गुर्बत की लकीर से नीचे 50% आबादी जिस मुल्क की चली गई हो, उस मुल्क की वज़ीर आला 11 अरब 60 करोड़ 40 लाख रुपया झोंक देती है सिर्फ इश्तिहारों के अंदर। अभी भी तुमने किया क्या है पंजाब के अंदर, पंजाब जब से तुम वज़ीर आला बनी हो, कौन सी तुमने दूध की नहरें बहा दी हैं। आधे से ज़्यादा पंजाब इस वक्त बीमारियों के अंदर और सैलाब के अंदर डूबा हुआ है। पंजाब के अंदर आप जाओ तो आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है। एक बड़े से पंडाल के अंदर खूबसूरत से कैमरों के साथ बड़ा सा स्टेज लगा करके लोगों को टोपियां दिखा करके तो आप ये समझती हो कि आपने पंजाब को बदल दिया है, पेरिस बना दिया।
तो इस गरीब और भूखे मुल्क के साथ आप ये जुल्म करती हो। आप एक इवेंट जो इनका होता है ना, वो 3D कैमरों के अंदर 50-50 कैमरे लगा करके, इतना तो आप देखें राजू हिरानी और करण जौहर अपनी फिल्मों के ऊपर खर्चा नहीं करते, इतने बड़े बड़े कैमरे लेकर के ये मैडम वहाँ पे शूटिंग कर रही होती है। जिस तरह का स्टेज बनता है, जिस तरह की स्क्रीनें लगती हैं वहाँ पे, जिस तरह के पेड लोग वहाँ पे ला करके बिठाए जाते हैं, इनके तो करोड़ों रुपए का एक एक इवेंट होता है, सिर्फ स्टेज बनता है करोड़ों रुपए का। इस तरह से पाकिस्तानी अवाम के पैसे को औरत फूंक रही है। एक तरफ पंजाब में भतीजी ये कर रही है और दूसरी तरफ चाचा वफाक में बैठ के क्या कर रहा है। आप ज़रा ये खबर देखें, ये कुछ दिन पुरानी खबर है। आज इसकी मुख्तसर और आसान अल्फाज में आपके सामने डिटेल रखता हूँ ताकि पता चले कि ये IMF के साथ कैसे हाथ कर रहे हैं। IMF ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने अपनी तजारती एदाद व शुमार में इम्पोर्ट डेटा में तकरीबन $11 बिलियन की तजाद शो की है। अब ये तजाद कैसे है उसको थोड़ा सा समझिएगा। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड PRAL जो है, इसने एक साल में इंपोर्ट की रकम कम बताई है, जबकि दूसरे इदारे पाकिस्तान सिग्नल विंडो जो है उसने एदाद शुमार मुख्तलिफ बताया है। यानी कि इन दोनों इदारों की रिपोर्ट के अंदर जो इंपोर्ट पाकिस्तान के अंदर हुई है उसमें तकरीबन $501 बिलियन का फ़र्क है। अगले साल इस फ़र्क ने मज़ीद बढ़कर तकरीबन $507 बिलियन तक पहुँच चुका है। अब जनाब, ये कोई भी चीज़ जब बाहर से इंपोर्ट होती है तो वो कितने पैसों की मुल्क के अंदर आती है, ये दो इदारे, इनका ये काम है, इन्होंने वो रिपोर्ट बनानी होती है और IMF को देनी होती है। अब इन दोनों इदारों की रिपोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा, यानी कि $11 बिलियन, $11 अरब का फ़र्क आ गया जनाब। अब IMF ने पाकिस्तान से जवाब तलब कर लिया कि भाईजान आपने ये ज़रा बताएं कि ये पैसे किधर गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मुमकिन ख़तरात क्या हो सकते हैं। अब अगर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो मामलात सामने आएंगे कि किसने चोरी की, किसने दो नंबरी की, किसको छूट दी गई, वो तमाम चीज़ें तो सामने आएंगी। लेकिन अब इसमें मुमकिन करप्शन कहाँ पे, जुगाड़ कहाँ पे हो सकता है, वो ज़रा देखिएगा। अब ज़रा देखिए, इसमें ज़ेर कीमत इम्पोर्ट जो होती है उसमें जो पहली वजह इसकी करप्शन की हो सकती है, दो नंबरी की, वो क्या हो सकती है कि इंपोर्टर्स जो हैं असल कीमत से कम जाहिर करते हैं ताकि कम ड्यूटी दें, हुकूमत को टैक्स नुकसान हो और IMF में डेटा जाहिर किया जाता है। अब जनाब, जो इनकी हुकूमत के अपने अपने लोग हैं जिनके पास खाबे हैं, जो दफ्तरों में जा करके हुकूमती वज़ीरों को पैसे देते हैं ना, तो वो कीमत कागजात के अंदर कम लिखवाते हैं ताकि पाकिस्तान को उसके कम पैसे देने पड़े। गाड़ियों की इंपोर्ट है, हेवी मशीनरी की इंपोर्ट है, करोड़ों अरबों रुपए का सामान बाहर से जो पाकिस्तान के अंदर आ रहा होता है, उनकी कीमतें कम लिखवा करके ये करप्शन की जाती है। ये वज़ीर मशीर जो बैठे हुए हैं, इस वक्त तो सारा पाकिस्तान ही डंडे के ज़ोर पे चल रहा है, कानून तो कोई है नहीं, जिसका दाल लग रहा है वो खा रहा है पाकिस्तान को। तो पहली मुमकिन वजह यहाँ पे गड़बड़ की ये है। दूसरी जनाब, कागजी तौर पर दरामदाद दिखा करके बाहर रकम मुंतकिल करना, मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका। ये जो गैप आया ना $11 बिलियन का दोनों रिपोर्ट्स के अंदर, ये IMF ने इसकी जवाब तलबी की है। इसके अंदर मैं आपको मुमकिन वजूहात बता रहा हूँ कि क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं। अब कागजी तौर पर दरामदाद दिखा करके बाहर पैसे जो मुंतकिल किए जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका, उसकी वजह से ये गैप आ सकता है। अब कुछ स्कैम्स जैसे SRO या फ्री ट्रेड जोन में हुकूमती एहलकारों की मिली भगत से टैक्स से बचने के लिए ये काम किया जाता है। मुख्तलिफ फिगर्स लिखे जाते हैं, फिर साल की रिपोर्ट जो बनती है उसके अंदर ये गैप आया। या फिर इसकी एक और बड़ी वजह ये हो सकती है कि अगर किसी डेटाबेस से कुछ दरामदाद जानबूझ करके गायब कर दी गई हो, यानी कि कोई इनका इन्वेस्टर, इनके जान पहचान वाला हुकूमती, ज़ाहिर सी बात है मैं और आप तो नहीं ना कर सकते, ये तो हुकूमत ही करती है। हुकूमत के अंदर, हुकूमत के दफ्तरों में लोग बैठे हुए हैं, हुकूमत की वजारतों में लोग बैठे हुए हैं, वो ये कर रहे हैं। अब कोई बड़ी बरामदात जो हैं उनको गायब कर दिया जाए बीच में से, तो ये एक साल के अंदर उन्होंने क्या कुछ गायब किया होगा, कैसे कैसे गायब किया होगा, ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए ही सामने आएगा। लेकिन अब ये इतना बड़ा पाकिस्तान को नुकसान है मुस्तकबिल के लिए कि पाकिस्तान के ऊपर वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे, पाकिस्तान के ऊपर IMF जैसे इदारे अब एतबार ही नहीं करेंगे कि इस मुल्क, ये मुल्क तो हमें जो डाटा देता है उसके अंदर भी दो नंबरी की जाती है। ये ऐसे कोई नपुंसक आकर के बिठाए हैं एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे सरों के ऊपर, जो इस तरह के ब्लेंडर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार IMF जैसे इदारे ने भी आपको बता दिया कि भैया तुम तो यहाँ पे भी दो नंबरी कर रहे हो। पाकिस्तान के अंदर तो ये करते ही हैं, खाबे इनके लगे हुए हैं, लेकिन अब ये IMF को जो रिपोर्टें दे रहे हैं उनके अंदर भी इतने बड़े बड़े तजाद सामने आ रहे हैं। ना अहली की आप हद देखें कि इन्होंने कौन से लोग इदारों के अंदर बिठाए हुए हैं कि जिन्होंने वो रिपोर्ट अगर दो नंबरी की भी थी तो कम से कम उसको चेक तो कर लेते, उसको किसी और तरीके से मैनेज करके भेज देते। इन्होंने भेज भी उधर दी और उसके अंदर इतना बड़ा डिफरेंस है। बहरहाल, दूसरी तरफ इस वक्त हालात लाहौर के अंदर कशीदा हो रहे हैं। जनाब TLP के मरकज़ के ऊपर मस्जिद पे रात को
जनरल गुड़िया की तरफ से जो हमला किया गया उसमें की वीडियोस पूरे पाकिस्तान ने देखी। मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, यूट्यूब बैन कर देता है वीडियो को। क्या खूनरेज़ी थी वहाँ पर, किस तरह एम्बुलेंसेस के हूटर वहाँ पे बज रहे थे और किस तरह लोगों के ऊपर तड़ 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 गोलियाँ चलाई गई, शेल मारे गए। आज पूरा दिन सोशल मीडिया के ऊपर ये फुटेजेस चलती रहीं और इस वक्त जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, तकरीबन इससे कुछ देर बाद ऐलान किया गया तहरीक लब्बैक की तरफ से कि उनके जो अमीर हैं साद रिजवी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उसमें कुछ अहम मुतवक्को ऐलान कर सकते हैं। वो मार्च का ऐलान कर सकते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद तक के मार्च का ऐलान कर सकते हैं। पहले उनका सिर्फ इस्लामाबाद में मार्च का ऐलान था, अब गालिबन वो इसका ऐलान कर सकते हैं। वो जो ये आज सानहा रात को हुआ था, इसमें ज़िम्मेदारों की गिरफ्तारी का ऐलान कर सकते हैं। बाकी कोई अहम बात अगर वो करेंगे तो अगले वीलॉग में आपके साथ शामिल करूँगा। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है, कैलकुलेशन आपको बता दूँ कि नए वज़ीर आला को रोकने की कोशिश की जा रही है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले और गवर्नर की तरफ से, आपको उसकी तफसीलात मैंने बताई। और दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की लीडरशिप की जानिब से एहतजाज का ऐलान। उसमें आगे जो लोग हैं बहुत तगड़े, 2 लोग जो आपको नज़र आएंगे, उसमें नासिर साहब और महमूद अजगज़ई साहब, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की तमाम नई काबीना और एक ऐसे वज़ीर आला जिनको लगाने से पहले इमरान खान साहब ने ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि एजेंसियों और वफाक की पॉलिसीज़ को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तुमने इम्पोज नहीं करना, वहाँ के अमन के ऊपर तवज्जो देनी है। और तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का हमेशा से यही रहा है कि एहतजाजी सियासत की जाए, मुज़ाहमत की जाए। मुफाहमत तो वो कर नहीं रहे, जिस वजह से आज 2 साल से ज़्यादा अरसा उनको हो चुका है, वो जेल के अंदर मौजूद हैं। देखते हैं आगे क्या अपडेट आती हैं, आपके साथ शामिल करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।